हेलो स्टूडेंट, आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3। हमारी पिछली वीडियो में आपने जो है चैप्टर 1 के बारे में पढ़ा, चैप्टर 2 के बारे में पढ़ा। चैप्टर 1 में आपने समाज कार्य की परिभाषा, विषय क्षेत्र, सिद्धांत, उसकी प्रकृति, उसके लक्ष्य, प्रक्रिया, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी। फिर चैप्टर 2 में आपने विश्व, विशेषकर यूके विषय और भारत के संदर्भ में व्यावसायिक समाज कार्य के विकास के बारे में पढ़ा। आज यहाँ पर चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे और इसके तहत हम देखेंगे कि भारत में जो सामाजिक सुधार हुए हैं, व्यावसायिक समाज कार्य का उस पर क्या प्रभाव पड़ा और भारत में व्यावसायिक समाज कार्य के विकास में 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक थे उनका क्या योगदान है, ये सब चीज़ें हम इस जो है चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार सभी को, आप सभी लोग, मैं कामना करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम जो है अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी टीम के बारे में है, आप देख लीजिए और जो है अपने दोस्तों के साथ भी इसके बारे में चर्चा कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं और जो है ये हमारे मुख्य प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक। साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को ताकि जो नई नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे और जो है शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट करें। आइए आगे देखते हैं। ये हमारे जो है प्लेटफॉर्म है अन्य, जो कि ये ऐप का लिंक है और ये वेबसाइट लिंक है जिसके थ्रू भी आप कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। यहाँ पर हम यूनिट 3 आज डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 का चैप्टर 3, इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधारकों का क्या योगदान रहा सामाजिक कार्य के विकास में। आइए आगे देखते हैं। समाज कार्य के विकास के संदर्भ में हमने जब कल आपके साथ डिस्कशन किया तब वहाँ पर हमने आपको विशेष प्रकार की चीज़ों के बारे में जो है डिस्कस किया कि किस प्रकार जो है राजा राम मोहन राय जो है समाज सुधार के क्षेत्र में सबसे पहले जो पुनर्जागरण के पिता भी कहे जाते हैं, तो जो कि बंगाल से थे, तो उन्होंने किस प्रकार शुरुआत की और फिर बहुत सारे जो है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। यहाँ पर हम सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा परिचय देख लेते हैं और कि ये होता क्या है आखिर, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ बताया गया है, इसको बस बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरिल एवं एल्ड्रिज ने एक परिभाषा दी है, वो आपको मैं यहाँ पर जो है अपने शब्दों में सुनाता हूँ, उसके बाद जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरिल एल्ड्रिज ने बताया कि सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए अधिक या कम मात्रा में चेतन रूप से किए गए प्रयास हैं। तो ये परिभाषा किसने दी? मेरिल एवं एल्ड्रिज ने। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर बताया गया कि सुधार आंदोलन एक तरह का सामाजिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य तेजी से या मूलभूत परिवर्तनों के बजाय समाज के कुछ पहलुओं में क्रमिक परिवर्तन या परिवर्तन करना है। सुधार आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन जैसे कट्टरपंथी सामाजिक आंदोलन से अलग होते हैं। जो सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं, विशेषकर सामाजिक सुधार आंदोलन भारत के लोगों के संबंध में जब बात करते हैं तो समुदायों के बीच ही उत्पन्न हुए। उन्होंने कट्टरता, अंधविश्वास, पुरोहित वर्ग की पकड़ पर हमला किया। उन्होंने जातियों, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि प्रकार की सामाजिक असमानताओं, अशिक्षा के उन्मूलन के लिए काम किया। यानी विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक बुराई थी उनको दूर करने का प्रयास किया। साथ ही भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों के द्वारा जो है बहुत सारे परिवर्तन जो है किए गए और सामाजिक सुधार आंदोलन भारत में धार्मिक सुधार का भी जो है अभिन्न अंग बन गए। तो यहाँ ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, हिंदू धर्म में थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ साथ मुसलमानों, पारसियों और सिखों के बीच भी ये आंदोलन उतना ही सच थे। ठीक है, यानी कि जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन थे वो केवल एक धर्म से संबंधित नहीं थे। यहाँ पर हम
जो है विभिन्न प्रकार के अन्य जो आंदोलन हैं अन्य धर्मों से वो भी डिस्कस करेंगे। भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य क्या है, आइए देख लेते हैं। सामाजिक सुधार आंदोलनों का उद्देश्य बुराइयों को दूर करना है। जो समाज में विभिन्न कारणों से बुराइयां जो व्याप्त हो जाती हैं उनको दूर करना है। पुरुषों और महिलाओं में समाज की सामान्य भलाई के लिए बलिदान की भावना जागृत करना है, पैदा करना है। साथ ही इनमें से कुछ सुधारकों को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी दिया गया था और कुछ सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ाए गए सुधारात्मक कदमों को क्या है विनियमन का समर्थन भी किया। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार ने सुधारात्मक कदम उठाए उनका कुछ जो है समाज सुधारकों ने समर्थन भी किया जो सही लगे उनको उस समय। यहाँ पर जो हमारा पहला इस क्षेत्र में यानी इस संबंध में समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में जो पहली चर्चा है वो सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज पर है। सती प्रथा यहाँ पर बताया गया है। सती का शाब्दिक अर्थ है शुद्ध और पूर्ण महिला यानी कि पवित्र महिला। ये एक समर्पित पत्नी के मामले में लागू होता है। समर्पित पत्नी के मामले में लागू होता है जिसने जीवन भर अपने पति के साथ शाश्वत और निर्बाध वैवाहिक संबंध पर विचार किया। इसके प्रमाण के रूप में अपने पति के मृत शरीर के साथ उसे खुद जो है जल जाना होता था या जला दिया जाता था। ठीक है, ये तो हो गई इसमें दी गई बात। अगर इसका हम कुछ ऐतिहासिक संदर्भ देखें कि क्या कारण थे, क्यों ये प्रथा इतना ज़्यादा प्रचलित थी उस समय, तो ऐसा कहा जाता है कि पुरुष की मृत्यु के बाद पत्नी का उसकी चिता के साथ जल जाना, पुरुष की मृत्यु के बाद जो है पत्नी का उसकी चिता के साथ जल जाना ही सती प्रथा का जो है मुख्य या शाब्दिक अर्थ है। साथ ही ये प्रथा 1829 में जो है राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा 1829 में बैन कराई गई। और बैन किसने किया, उस समय के जो भारत में गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक। तो ये तथ्य तो आपको पता ही होंगे। तो क्या सती प्रथा केवल इन्हीं कारणों से थी, क्या और कारण नहीं हो सकते इसके? तो इतिहासकार जो है विभिन्न चीज़ों में संदर्भों में आता है कि ये कारण तो थे ही, एक कारण और था जो है ऐसा माना जाता है। सामान्यतया जो है मान्यता के आधार पर ये कारण बताया गया है। क्या कारण है वो कारण ये है कि बहुत सारे जो है मध्यकाल में आपने पढ़ा होगा इतिहास अगर, तो विभिन्न प्रकार के युद्ध होते थे। और जब युद्ध होते थे युद्ध होते थे तो उसमें एक राजा हारता था एक जीतता था। तो जो राजा हारता था, ठीक है, तो उसकी फैमिली भी होती थी, उसकी पत्नी होती थी, उसके बीवी बच्चे होते थे। तो कभी कभी ऐसे जो है राजाओं की पत्नियां ने खुद की आत्मरक्षा के लिए, आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपने पति के साथ यानी राजा के साथ स्वयं को जला लेना ही उचित समझा, क्योंकि पति मारे जा चुके हैं, युद्ध में हार चुके हैं पूरी तरह से। अब जो है रानी की आबरू पर भी जो है प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो इस संदर्भ में रानी के पास ऑप्शन ये होता था कि वो स्वयं ही अपने पति के साथ जल जाए ताकि वो उनका जो आत्मसम्मान बचा रहे। ऐसी मान्यता है और इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण है चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी का। ठीक है, तो यहाँ पर ये विकिपीडिया से इस संदर्भ को मैंने लिया है। आइए आगे देखते हैं। अकबर जैसे प्रबुद्ध भारतीय शासकों पेशेवरों ने इस प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिए। दिसंबर 1829 को जो है एक विनियमन आया और इसके बाद जो है इसको विधवाओं को सती या जलाने या जिंदा दफनाने की प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इसे एक जो है हत्या के रूप में दंडनीय घोषित किया गया। शारदा अधिनियम आता है 1929 में और ये बाल विवाह को रोकने का प्रयास के संदर्भ में उठाया गया कानून जो है कदम था। विवाह की आयु को बढ़ा दिया गया और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया कि इस उम्र से कम लड़के लड़कियां शादी नहीं कर सकते। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 द्वारा एक और सुधारात्मक कदम लाया गया और यहाँ पर आयु फिर से बढ़ा दी गई, 15 से 18 वर्ष और 18 से 21 वर्ष कर दी गई। तो तरह तरह की जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनते आ रहे हैं बाल विवाह को रोकने के लिए। जब हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे तब जो है इसको और अच्छे से एलोबरेट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। किसके?
आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। और साथ ही जो है दयानंद सरस्वती के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये गुजरात में एक छोटे शहर में इनका 1824 में जन्म हुआ था। सॉरी 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये आधुनिक भारत के निर्माता थे और उनके आर्य समाज ने हिंदू समाज की मुक्ति पर जोर दिया। उन्होंने वेदों में वापस जाओ, सामान्यतः इसको सरल शब्दों में हम कहते हैं वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो इसे जो है वेदों की ओर लौटो ऐसा इन्होंने नारा दिया और इसका उद्देश्य था लोगों में चेतना जागृत करना। उन्होंने माना कि वेदों में सारा ज्ञान नहीं थे, परमेश्वर द्वारा मनुष्य को बताया गया है और उन्हें आधुनिक विज्ञान की अनिवार्यताओं का भी पता लगाया जा सकता है। वो मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और पुरोहितवाद के विरोधी थे। विशेष रूप से प्रचलित जाति प्रथाओं और ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित लोकप्रिय हिंदू धर्म, यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों को बढ़ावा दिया जा रहा था, उन चीज़ों पे जो है ये कंट्रोल करना चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने वेदों की ओर लौटने के लिए बात की, ताकि जो है लोग उस समय की जो रियलिटी है, जो वेदों में लिखा गया, उसको समझें, कर्मकांडों में ज़्यादा न फंसें। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन का समर्थन किया। पश्चिमी विज्ञान का मतलब होता है यूरोप, अमेरिका, इस प्रकार के जो देश हैं। ठीक है, तो ये जो है पश्चिमी विज्ञान के रूप में हम समझ सकते हैं। पश्चिमी दुनिया इस सारे सिद्धांत के साथ वे पूरे देश में घूमे और 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना के सिद्धांत क्या थे? तो आर्य समाज की स्थापना के सिद्धांत थे मूर्ति पूजा का विरोध, वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना, सत्य केवल वेदों में नहीं थे, जैसा कि इन्होंने नारा भी दिया वेदों की ओर लौटो, अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का विरोध, स्त्री शिक्षा में विश्वास, हिंदी संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार, बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध, ये सब विशेष प्रकार के जो है आर्य समाज के सिद्धांत थे। साथ ही इन्होंने सभी जातियों के लड़कियों लड़कों की शिक्षा के लिए वैदिक विद्यालयों की स्थापना भी की। और जो है इनमें क्या होता था कि स्कूलों को मुफ्त किताबें, कपड़े, आवास और भोजन भी दिए जाते थे। साथ ही दयानंद ने एंग्लो वैदिक स्कूल पहली बार 1886 में लाहौर में स्थापित हुआ और इन्होंने कई किताबें लिखी। सत्यार्थ प्रकाश, इनकी किताबों के नाम यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्यम, इनकी प्रमुख किताबें। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश कई बार पूछी गई है, अच्छे से इसको देख लेना, और भी किताबें पूछी जा सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जो 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय राज्य महाराष्ट्र के प्रमुख कार्यकर्ता, विचारक और समाज सुधारक थे। वे महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने समय के दौरान उन्होंने शिक्षा, कृषि, जाति व्यवस्था, महिलाओं की सामाजिक स्थिति के क्षेत्रों में सकारात्मक सुधार लाने की कोशिश की। 1873 में श्रीमती ज्योतिराव के साथ सत्यशोधक समाज या सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ की स्थापना की। ये सत्यशोधक समाज वाला प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ज्योतिबा ने अपनी पत्नी के साथ 1857 में पूना में एक गर्ल्स स्कूल की स्थापना की और इस संस्थान का असली उद्देश्य समाज में उच्च वर्ग के ब्राह्मणों के हाथों शूद्र जात के लोगों के शोषण और दुर्व्यवहार को रोकना था। तो ये एक हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है समाज सुधार के क्षेत्र में। इनकी कुछ प्रमुख प्रकाशित रचनाएं हैं तृतीय रत्न, ब्रह्मनांची कसाब, मानव महमदन, अभंग, गुलामगिरी एक बार पूछी भी गई है शायद, इसको देख लेना अच्छे से। और सार्वजनिक सत्यशोधक धर्म पुस्तक और सत्यशोधक समाज, सर्व पूजा विधि, ये सब चीज़ें इनकी प्रमुख कार्य हैं, इनकी किताबें हैं, जिसमें से गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज के बारे में अक्सर पूछा जाता है। आइए आगे देखते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में हम समझ सकते हैं कि इनका विद्यासागर का अर्थ है ज्ञान का सागर, और जो है इनका टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है 1820 से 1891। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए खुद को समर्पित किया।
ये इनके ईमानदार प्रयासों का अर्थ था कि 1856 में जो है जो विधवा विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया। एक कानून बना उस समय, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। ये इन्हीं के प्रयासों से हुआ। विद्यासागर धार्मिक सवालों से खुद को ज़्यादा सरोकार नहीं रखते थे, हालांकि वे सभी लोगों के खिलाफ थे जिन्होंने धर्म के नाम पर सुधारों का विरोध किया। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह प्रथा को मुख्य धारा के हिंदू समाज में पेश किया और जो है इसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। आगे देखते हैं प्रार्थना समाज और रनाडे। प्रार्थना समाज और रनाडे के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पर 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा इसकी जो है स्थापना होती है और बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य है तर्कसंगत और सामाजिक सुधार को प्रोत्साहित करना, तर्कसंगत पूजा और सामाजिक सुधार को जो है प्रोत्साहित करना। इसके दो महान सदस्य और थे, आरसी भंडारकर, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे। तो उन्होंने खुद को अंतर्जातीय खान पान, अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं दलितों के वर्गों के स्थिति सुधार जैसे सामाजिक सुधार के कार्यों के लिए समर्पित किया। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे, जिन्हें जस्टिस रनाडे भी कहीं कहीं लिखा जाता है, ने अपना पूरा जीवन प्रार्थना समाज को समर्पित कर दिया। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक भी हैं, 1861 में बना और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। पूना सार्वजनिक सभा रनाडे के लिए धार्मिक सुधार सामाजिक सुधार से अविभाजित था। उनका यह मानना था कि यदि धार्मिक विचार कठोर होते हैं तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। एमजी रनाडे सामाजिक सुधार और पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नेता थे। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नेता थे, पॉइंट अंडरलाइन किया हुआ है, याद कर लेना, इसको हाईलाइट किया हुआ है। समाज सेवा में शामिल व्यक्तियों के लिए रनाडे का महान संदेश था, संख्या को हम ताकत नहीं कर सकते, संख्या की ताकत हम नहीं कर सकते, लेकिन हम दृढ़ विश्वास की ईमानदारी, भक्ति की एकता, आत्म बलिदान के लिए तत्परता, सभी ईमानदारी कार्यकर्ताओं में आदर्श ईमानदारी का आदेश दे सकते हैं। तो ये सब बातें जो है महत्वपूर्ण। देखो यहाँ से प्रश्न जो बनने की संभावना है वो यहाँ से बनते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, कब की, ठीक है, कहाँ पर की और कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है, इस तरह के प्रश्न मुख्यतः बनते हैं। तो एक बार इसको पढ़ लेना है, ज़्यादा इसमें आपको सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय। लोकप्रिय रूप से भारतीय पुनर्जागरण के जनक, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया भी था। 22 मई 1772 में बंगाल में जन्म होता है इनका ब्राह्मण परिवार में। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं, फिर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। कलकत्ता में यूनिटेरियन एसोसिएशन भी गठित होता है 1821 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है 1817 में और 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहाँ भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक दोनों विज्ञानों में जो है पाठ्यक्रम संचालित होते थे। राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय को दिल्ली के नाम मात्र मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। ये प्रश्न भी आ सकता है। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुओं और कट्टर ईसाई मिशनरियों के खिलाफ जो है लड़ाइयाँ लड़ी। सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह के प्रति उन्होंने जो है बढ़ चढ़कर उसके विरोध में काम किया। व्यवस्था और जो है अस्पृश्यता के खिलाफ थे। अव्यवस्था यानी जाति व्यवस्था और विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाओं के खिलाफ थे। वो अंतर्जातीय विवाह, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक भी थे। राजा राम मोहन राय के जो विचार थे, इनके विचारों से इनके गांव वाले सहमत नहीं थे, क्योंकि ये जो है सभी धर्मों के जो मूल चीज़ें होती हैं उनको मान्यता देते थे, यानी कि सभी धर्मों के मूल विचार को मान्यता देते थे, जिसके कारण इनका सामाजिक बहिष्कार भी हुआ। इनके गांव से भी इनको निकाल दिया गया और इनकी माँ भी इनके गांव वालों के साथ थी, ना कि इनके साथ थी। तो इनके बारे में जो है ये सब बातें जो है चर्चा में रहती हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि इनके जीवन की जो विशेष रूप से जिसके लिए इनको जाना जाता है वो सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। 1829 में ऐसा हुआ और जो है उस समय विलियम बेंटिक भारत में गवर्नर जनरल थे। राम मोहन राय को एहसास हुआ कि सती प्रथा हिंदू महिलाओं की अत्यंत निम्न स्थिति के कारण थी, इसलिए इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसे रोकने के लिए उन्होंने वर्षों तक कड़ी मेहनत की। उन्होंने बहुविवाह और एक आदमी द्वारा एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा, जैसे हम बहुविवाह कहते हैं, और बाल विवाह को ख़त्म करने की वकालत की। वो चाहते थे कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए, उन्हें संपत्ति में विरासत का अधिकार दिया जाए। उन्होंने महिलाओं की पराधीनता की निंदा की, उन प्रचलित विचारों का विरोध किया जो महिलाएं पुरुषों से कमतर थी। मतलब ऐसे विचार जो महिलाओं को पुरुषों से कमतर दिखाते थे, उनका विरोध किया। ठीक है, विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार की
वकालत की। तो राजा राम मोहन राय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। इस स्लाइड में सारी चीज़ें लगभग कवर की गई हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सब लोग थोड़ा बहुत परिचित होंगे। 12 जनवरी 1863 को जो है इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। वो एक साधु रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे, यानी इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। और उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया, उन्हें इसका श्रेय दिया जाता है। अंतर धार्मिक जागरूकता बढ़ाने के साथ 19वीं सदी के अंत में हिंदू धर्म को विश्व मंच पर इन्होंने जो है लाया। 1897 में एक जो है प्रोग्राम होता है शिकागो में, यूएस में, और इसे हम कहते हैं प्रथम धर्म संसद आयोजित की गई। वहाँ भारत की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया और उस जो है उस ऐसी स्पीच दी वहाँ पर कि उसका आज भी जो है नाम जो है सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। राष्ट्रीय युवा दिवस मैंने देखिए बताया ऊपर अभी, जो है इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं सर सैयद अहमद खां। तो प्रारंभिक जीवन इनका जो है यहाँ पर बताया गया है कि खान का जन्म, सर सैयद अहमद खान का जन्म 1870 में ऐसे परिवार में हुआ था जो मुग़ल दरबार के करीब था। वो अनेक विशिष्टताओं वाले व्यक्ति थे, एक सिविल सेवक, पत्रकार, शिक्षाविद, समाज सुधारक और इतिहासकार व अन्य। उन्होंने 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश प्रशासन की सेवा की थी। विद्रोह के कारणों को समझने के लिए भारतीय विद्रोह के कारण शीर्षक से एक पुस्तिका भी लिखी। भारतीय दृष्टिकोण से उनके द्वारा स्थापित पत्रिका तहज़ीबुल अखलाक अंग्रेजी में सोशल रिफॉर्मर ने लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। बहुत ही अभिव्यंजक गद्य में सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को इन्होंने उठाया। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसको आप देख लेना। इसके बाद नवाब अब्दुल लतीफ़, 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ़ ने मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। पंडिता रमाबाई ने जो है पुणे में आर्य महिला सभा की स्थापना की और जो कि निराश्रित विधवाओं की मदद के लिए थी। बहराम जी एम मालाबारी सेवा सदन से जुड़े हुए हैं। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर 1920 के दशक में इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हमने जो है इससे पहले की क्लास में भी पढ़ा है, जहाँ पर हमने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में पढ़ा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले एक समाज सुधारक, शिक्षाविद भी थे और स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म ब्राह्मण परिवार में 1866 में हुआ था, बॉम्बे में, वर्तमान महाराष्ट्र में। और विचारधारा, गोखले ने 3 वर्ष तक भारत में सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा के विस्तार, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की दिशा में काम किया और प्रतिक्रियावादी क्रांतिकारी तरीकों के उपयोग को खारिज कर दिया। शाही विधायिका में गोखले ने 1909 में पार्लियामेंट्री सुधारों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी समूह से जुड़े हुए थे। इनके बारे में हमने बताया था कि ये जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। उन्होंने भारतीय शिक्षा को मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय शिक्षा के लिए विस्तार के लिए 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वो गोविंद रनाडे द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी जुड़े थे। 1908 में गोखले ने रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवादा, द पीपल्स पेपर शुरू किया। तो ये इनके महत्वपूर्ण जो है कार्य हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर दिया भी गया है। वो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु उनको मानते थे। गांधी जी ने गुजराती में धर्मात्मा गोखले नामक नेता को समर्पित एक पुस्तक भी लिखी है। अब हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू के बारे में। तो सरोजिनी चट्टोपाध्याय नायडू भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रमुख जो है महिला थी। एक कवि के रूप में उनके काम ने उन्हें महात्मा गांधी से भारत की कोकिला की उपाधि दिलाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भूमिका में 1905 में बंगाल विभाजन के बाद सरोजिनी नायडू ने भारतीय स्वतंत्रता में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी मुलाकात महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान नेताओं से होती है। औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ सामाजिक सुधार की दिशा में काम करने के लिए इन्हें जो है इन नेताओं के थ्रू और भी प्रेरणा मिलती है। 1917 में उन्होंने जो है महिला भारतीय संघ
के गठन में मदद की और नायडू सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थी। तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारी सरोजिनी नायडू के बारे में दी गई है। आइए आगे देखते हैं। बाल शास्त्री जंभेकर सबसे पहले मराठी भाषा में पत्रकारिता शुरू करने का उनके प्रयासों के लिए मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। यानी कि सबसे पहले मराठी भाषा में पत्रकारिता शुरू की इन्होंने और उन्हीं के प्रयासों के लिए इन्हें उन प्रयासों के लिए इनको मराठी पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के शुरुआती दिनों में दर्पण नामक भाषा का समाचार पत्र भी जो है प्रकाशित किया। उन्होंने 1832 में पहले मराठी समाचार पत्र के रूप में दर्पण की स्थापना की। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान वो इस समाचार पत्र के संपादक भी थे। बाल शास्त्री जंभेकर उस समय केवल 20 वर्ष के थे। इस प्रकार हम देखते हैं जो इनकी समाचार पत्र था दर्पण, उसका सामाजिक प्रभाव क्या था। तो उन्होंने अपने समाचार पत्र में विधवा पुनर्विवाह के मुद्दों को विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने एक वैज्ञानिक सेट विकसित करने का प्रयास किया। वैज्ञानिक सेट का मतलब है वैज्ञानिक विचारधारा विकसित करने का प्रयास किया और अशिक्षित भारत की जनता में इसके मन में जो है विभिन्न प्रकार से उसको जागृत करने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप समाज में बड़े पैमाने पर बहस छिड़ गई और अंततः विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में एक आंदोलन सा खड़ा हो गया। तो इस प्रकार दर्पण का सामाजिक प्रभाव भी काफ़ी अच्छा रहा। केशव चंद्र सेन का जन्म कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में हुआ था और इसके बारे में जो है इनके बारे में अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आती हैं। 1855 में 17 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1857 में ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने लगे। 1865 में ईसाई धर्म की ओर झुकाव इनका बढ़ा और उनके और टैगोर के बीच दरार आ गई। टैगोर का मतलब है रविन्द्रनाथ टैगोर। वो समाज से अलग हो गए। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज यानी भारत का ब्रह्म समाज गठन किया। पुराने ब्रह्म समाज को अब आदि ब्रह्म समाज कहा जाता था। तो ये जो है केशव चंद्र सेन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। उन्होंने 1881 में नवोनिधान यानी नई व्यवस्था जो है का गठन किया, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म के साथ ईसाई धर्म पश्चिमी आध्यात्मिकता के सर्वोत्तम सिद्धांतों को महत्व देना, उन्हें शामिल करना। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इनके बारे में है। इसके बाद हम बात करते हैं मेधा पाटेकर के बारे में। तो इनका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है और नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। 1985 में। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जो है इनका नाम जुड़ा हुआ है। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों पर काम कर रही हैं। भारत में अन्याय, आदिवासियों, दलितों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं द्वारा उठाए गए राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों से भी इनका काफ़ी लगाव रहा है। इन मुद्दों पर भी ये काम करती हैं। वो भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के प्रमुख संस्थान टिस की पूर्व छात्रा भी हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की पूर्व छात्रा भी हैं। पाटेकर, जहाँ पाटकर लिखा है उसको आप पाटेकर समझना, ठीक है। मेधा पाटेकर 32 साल पुराने जन आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक सदस्य हैं। ये 3 राज्यों से संबंधित है आंदोलन, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। NBA यानी कि जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है और परियोजनाओं जो सरदार सरोवर बांध से संबंधित परियोजनाएं थी उनसे जो लोग प्रभावित हुए थे उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। सरदार सरोवर बांध परियोजना में खासतौर पर लोग शामिल होंगे जिनके घर डूब गए थे। यानी कि जो सरदार सरोवर परियोजना वहाँ पर चलाई गई थी उनसे जिन लोगों के घर यानी आवास डूब गए थे उन लोगों का इससे ज़्यादा सरोकार रहा। नेशनल अलायंस ऑफ पीपल मूवमेंट के संस्थापकों में से एक हैं और जो सैकड़ों लोगों का प्रगतिशील जन संगठन है। घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन जो है मुंबई में आवास अधिकारों के लिए एक संघर्ष है जो 2005 में शुरू हुआ। तो इस प्रकार ये चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ से प्रश्न जब आता है तो मेधा पाटेकर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये तो प्रश्न बनता ही है। साथ ही
इनका जो है नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध 3 राज्यों से है, तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलन, सबसे पहले आता है बिश्नोई आंदोलन। तो ये आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी ने किया था। किसने किया था? अमृता देवी ने किया था, जिसमें लगभग 363 लोगों ने उनके जंगलों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये आंदोलन अपनी तरह का पहला आंदोलन था। इसमें पेड़ों को गले लगाने की रणनीति विकसित की गई। आंदोलन राजस्थान राज्य में हुआ था। तो ये आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? राजस्थान राज्य से। राजस्थान राज्य में एक संप्रदाय था, बिश्नोई संप्रदाय, और जो है इस संप्रदाय के मतलब जो है बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्भो जी थे। जाम्भो जी का जो टाइम पीरियड है वो 1451 से 1536 है। 1 सेकेंड। ओके, तो ये इनका टाइम पीरियड है 1551 से 1536। और इन्होंने जो है अपने संप्रदाय के लिए, क्योंकि बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं जाम्भो जी, तो इन्होंने अपने संप्रदाय के लिए 29 नियम बनाए थे। कितने? 29 नियम बनाए थे, यानी कि 20 + 9। तो 20 और 9 की वजह से ही इस जो है संप्रदाय का नाम बिश्नोई संप्रदाय पड़ा। 20-9 यानी कि बिश्नोई। ठीक है। होता क्या है कि इस संप्रदाय की स्थापना हो जाती है और 1730 में जोधपुर के महाराजा अजय सिंह जब होते हैं तो एक घटना घटती है और वो एक महल तैयार करवा रहे होते हैं जिसमें लकड़ी की कुछ ज़रूरत होती है। तो उस क्षेत्र में जहाँ पर ये संप्रदाय जिस क्षेत्र में रह रहा था, तो वहाँ पर जो है जंगल काटने की जब शुरुआत होती है तो वहाँ पर जो है इसका बड़े स्तर पर वहाँ की जो महिलाएं हैं जिनका नेतृत्व अमृता देवी ने किया, विरोध करती हैं और पेड़ों से चिपक के पेड़ों की रक्षा करती हैं। और इस प्रकार बिश्नोई आंदोलन के संबंध में जो है पर्यावरण से संबंधित इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी आंदोलन ने चिपको आंदोलन के लिए एक हिसाब से क्या कर दिया? मार्ग प्रशस्त कर दिया। चिपको आंदोलन जो है प्रमुख आंदोलन है पर्यावरण से संबंधित और इसके प्रमुख नेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा। 1773 में उत्तराखंड से जुड़ा हुआ आंदोलन है। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, जिसका उद्देश्य पेड़ों का संरक्षण था। चिपको आंदोलन का, इसमें महिलाओं ने सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर जो है जंगलों वनों का संरक्षण किया और समाज में एक अच्छा संदेश दिया। आंदोलन का नाम चिपको इस वजह से पड़ा क्योंकि महिलाओं ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें गले से लगा लिया, यानी कि उससे चिपक गई। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में हमने भी ऊपर पढ़ा। ये 1985 में होता है और 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अपिक्को आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। अपिक्को आंदोलन, इसकी स्थापना और नेतृत्व पर्यावरण कार्यकर्ता पांडुरंग हेगड़े ने किया। अपिक्को आंदोलन भारत में वन आधारित पर्यावरण आंदोलनों में से एक है। पश्चिम घाट में कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला में आंदोलन हुआ, जो कि मुख्य आंदोलन था, जो वन जीविका का मुख्य स्रोत थे। इस आंदोलन ने पूरे पश्चिमी घाट में वाणिज्यिक और औद्योगिक हितों से उत्पन्न पारिस्थितिकी के खतरे के बारे में ग्रामीणों में जागरूकता पैदा की। इसमें जो अपिक्को शब्द है, अपिक्को कन्नड़ भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है क्या? चिपको, चिपकना। ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है चिपको आंदोलन की तरह ही है, बट इसका टाइम पीरियड जो है वो कितना है? ये 1983 में हुआ था और चिपको आंदोलन 1973 की घटना है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1973 में साइलेंट वैली आंदोलन हुआ और 1973 में स्कूल शिक्षकों और कैलाश शास्त्र साहित्य परिषद के नेतृत्व में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाने के लिए इसे शुरू किया गया। साइलेंट वैली को एक जल विद्युत परियोजना के कारण बाढ़ से बचाया जा सकता था और केरल में साइलेंट वैली आंदोलन कुंती पूजा नदी
पर जल विद्युत बांध के निर्माण के खिलाफ था। बाद में ये जो है एक राष्ट्रीय महत्व का स्थान भी बना। इसके बाद टिहरी बांध टकराव। जनरली यहाँ से जब प्रश्न आएगा तो ये पूछा जाएगा कि किस राज्य से संबंधित है। केरल राज्य से संबंधित है। कुंती पूजा नदी से पूछा जा सकता है और इसका ईयर इम्पोर्टेंट है, बस। इसके अलावा यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनते हैं। इसके बाद हमने टिहरी बांध टकराव यानी संघर्ष को समझ लेते हैं इसको भी। तो पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बगुड़ा ने 1980 से 2004 तक टिहरी बांध विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया और साथ ही शहर के निवासियों और विस्थापन और कमजोर परिस्थिति तंत्र के पर्यावरणीय परिणाम के खिलाफ था। यानी ये आंदोलन जो था वो किसके खिलाफ था? जो इस बांध आंदोलन के, ये जो टिहरी बांध विरोधी आंदोलन था, पर्यावरण पर जो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था उसके खिलाफ था ये। साथ ही इस जो है पूरे टिहरी बांध के बनने की वजह से जो वहाँ के निवासी थे उनको जो समस्याएं हो रही थी उनको भी सहयोग प्रदान करने के लिए ये आंदोलन था। 19वीं सदी और 20वीं सदी में भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार हुए, जिसमें से वेद समाज की स्थापना, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत श्रीधरलू नायडू ने की थी। उन्होंने ब्रह्म धर्म की पुस्तकों का तमिल और तेलुगु में अनुवाद भी किया। साथ ही लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। तो लोकहितवादी का संबंध किससे? गोपाल हरि देशमुख से। और उन्हें पश्चिमी शिक्षा और तर्कसंगत दृष्टिकोण की वकालत की। महिलाओं के उत्थान के लिए महिला शिक्षा की वकालत की। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना 1861 आगरा से संबंधित है। और जो है राधा स्वामी एक सर्वोच्च सत्ता, गुरु की सर्वोच्चता, पवित्र लोगों की संगति, सरल सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। थियोसॉफिकल की अगर हम बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एच ब्लावत्स्की ने 1875 में अमेरिका में आंदोलन की नींव रखी। बाद में अमेरिका के कर्नल एच.एस. वोलकॉट जो है ने सेना के साथ जो है उस सेना से जुड़े हुए थे। उसके बाद 1882 में इसे भारत में जो है अडयार में इसकी स्थापना होती है और एनी बेसेंट इसकी जो है मतलब ये जब भारत में आया तो एनी बेसेंट इसकी सदस्य थी, अध्यक्ष थी। 1907 में जो है ये 1907 में राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति मतलब जो है यहाँ पर थोड़ा कुछ प्रिंट मिस्टेक हुई है। ये कांग्रेस से भी जुड़ी हुई थी। उन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अवसादग्रस्त का मतलब होता है डिप्रेस्ड वर्ग, ठीक है। तो इसकी शुरुआत B.R. अम्बेडकर ने की थी। अम्बेडकर ने 1924 में अछूतों के उत्थान के लिए एक आंदोलन शुरू किया जिसे डिप्रेस्ड वर्ग आंदोलन कहा गया। B.R. अम्बेडकर ने 1927 में एक मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत की स्थापना की, ठीक है। तो ये इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आप देख लेना। कांग्रेस हरिजन आंदोलन निम्न एवं पिछड़े वर्ग की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए किया गया। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना 1932 में गांधी जी द्वारा की गई और साप्ताहिक हरिजन की स्थापना 1933 में गांधी जी द्वारा की गई। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देख लेना। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में थोड़ा एक दो पॉइंट और जान लेते हैं। ऐसा कोई प्राचीन दर्शन जो ईश्वर के कार्य के विषय में चर्चा करे, सामान्यतः उसे थियोसॉफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थियोसॉफी, ठीक है। तो ये एक जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। कैसी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। तो इसके बारे में ये एक दो महत्वपूर्ण बातें थी। साथ ही आगे देखते हैं। यहाँ से जो जनरली प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं कि इसका संबंध किससे है? तो मैडम ब्लावत्स्की से है, एनी बेसेंट से है। भारत में इसका संबंध जो अडयार है तमिलनाडु राज्य से है। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लेना एक बार। इसके बाद जो है हम देखते हैं कुछ 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक संगठन की जो स्थापना की गई, इन सभी की चर्चा हमने ऊपर लगभग अभी जो डिस्कस किया है उसमें कर लिए। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, धर्म सभा राधाकांत देव 1829, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम 1861 आगरा, भारत का ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन कलकत्ता, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867। ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, ये देख लेना यहाँ से। ये सब चीज़ें अभी आपने पढ़ा है ऊपर, और जो कुछ चीज़ें इसमें नहीं हैं वो आप देख लेना। मूल्य और सिद्धांत। तो मूल्य और सिद्धांत, मूल्य वे गुण या मानक है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। मूल्य आंतरिक और व्यक्तिपरक भी हैं और समय के साथ बदल सकते हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, दया, करुणा, ईमानदारी। सिद्धांत वे नियम या विश्वास हैं जो हमारे कार्यों को नियंत्रित करते हैं। मूल्य और सिद्धांतों के बीच मुख्य अंतर ये है कि सिद्धांत किसी व्यक्ति के मूल्यों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार ये मूल्य ही हैं जो सिद्धांतों के नियम के रूप में कार्य करते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। मूल्य क्या है? निष्पक्षता एक मूल्य है। निष्पक्षता क्या है? एक मूल्य है। सिद्धांत, मैं कभी भी लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगा। मूल्य क्या है? ईमानदारी एक मूल्य है। सिद्धांत, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, भले ही ये नुकसान रोकने के लिए हो, यानी कि अगर मेरा नुकसान भी हो रहा है तब भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इसके बाद आगे देखते हैं सामाजिक क्षमता। सामाजिक क्षमता को सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावी ढंग से संभालने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में सामाजिक योग्यता का तात्पर्य दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सामाजिक परिवेश में अनुकूलित तरीकों से घनिष्ठ संबंध बनाने और बनाए रखने की प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना, ये सामाजिक क्षमता जो है कहलाती है। सामाजिक अंतःक्रियाओं की जटिलता को देखते हुए सामाजिक क्षमता संज्ञानात्मक क्षमताएँ, भावनात्मक प्रक्रियाएं, व्यवहार कौशल, सामाजिक जागरूकता, पारस्परिक संबंधों से संबंधित सांस्कृतिक मूल्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पाद है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लेना, देख लेना। यहाँ पर जो है कुछ समाज कार्य के जो एसोसिएशन है, संघ है, उनके बारे में बताया गया है। हालांकि आधिकारिक एसोसिएशन जैसे कि एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इंडिया और इंडियन प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता संघ, ठीक है, तो 1960 के दशक में अस्तित्व में आए बड़े पैमाने पर। उसके बाद एसोसिएशन भारत में सामाजिक कार्य अभ्यास से संबंधित ये विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने में सफल नहीं रहे, और जो है क्या है कि 1986 तक सामाजिक कार्य की शिक्षा की वृद्धि के लिए इन्होंने कार्य किया। वर्तमान में कुछ राष्ट्रीय संघ हैं जिन जो है समाज कार्य की पहिया को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे नेशनल नेटवर्क ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क और नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया जो 2005 में बना। इनके अलावा महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन भी काम कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के पंजीकरण और लाइसेंस के लिए पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं का महाराष्ट्र विधेयक बॉम्बे एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्क के साथ समन्वय कर रहा है। ठीक है, भारत में सामाजिक कार्यकर्ताओं के कई अन्य क्षेत्रीय संगठन भी हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक कार्य को एक पेशे के रूप में नियमित करने की आवश्यकता है और इस क्षेत्र में लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। तो ये हमारी आज की डिस्कशन है, और इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छे से पढ़ें इसको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहा आज का, और विभिन्न प्रकार की क्वेश्चन इससे बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस PDF से आपको मिलते हैं। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है प्रश्न आपको इस PDF से मिल जाएंगे। अब इक्को आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन कई बार पूछे जा चुके हैं। मेधा पाटेकर के बारे में कई बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो थिंकर हैं इसमें, जैसे सरोजिनी नायडू हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और आर्य समाज, ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद, इन सब से प्रश्न लगभग आए हैं, पहले भी आए हैं, आते ही रहते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। नीचे कुछ जो अलग से संस्थाएं दी गई हैं वो पूरी लिस्ट देख लेना है आपको। तो इस प्रकार ये हमारी आज की डिस्कशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।